केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज। कोर्ट ने कहा कि ये कार्यपालिका का मामला हम दखल नहीं दे सकते। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत पहुंचे वाराणसी। राज्यपाल बनने के बाद पहली बार काशी आगमन। परिवार के साथ काशी विश्वनाथ में करेंगे दर्शन पूजन। देश के 600 वकीलों ने सीजेआई को लिख डाला लेटर। कहा न्यायपालिका को प्रभावित करने की हो रही है कोशिश। एक विशिष्ट हित समूह के कार्यों के खिलाफ गंभीरता से चिंतन व्यक्त किया। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का ऐलान। 10 सीटों पर जेजेपी उतारेगी उम्मीदवार। पार्टी जल्द करेगी अपने उम्मीदवारों की घोषणा। वरुण गांधी का पीलीभीत को प्रणाम। कहा मां की उंगली पकड़कर आया था, आपकी आवाज के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा। केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में संशोधन करने का नोटिफिकेशन जारी किया। केंद्र सरकार ने अलग राज्यों में मनरेगा के तहत मिलने वाले। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कानपुर की खबर के साथ। विधायक इरफान सोलंकी पर टला फैसला। इरफान सोलंकी को करना होगा इंतजार। इरफान आगजनी मामले में फैसले की बढ़ी तारीख। 4 अप्रैल को कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। जजमेंट तैयार ना होने की वजह से विधायक इरफान सोलंकी पर आगजनी मामले में आने वाला फैसला टला। आगजनी मामले में फैसले की तारीख बढ़ी। 4 अप्रैल को कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। कानपुर से खबर। विधायक इरफान सोलंकी पर टला फैसला। इरफान सोलंकी को करना होगा इंतजार। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, आज 22 तारीख से आज 28 तारीख को डेट दी जाती है और अब 4 तारीख। आज ये कहा गया कि जजमेंट नहीं तैयार है। जी देखिए, इरफान सोलंकी इससे पहले लगभग 3 बार ये हो चुका है कि उनकी फैसला आने वाला है, लेकिन एक बार जज नहीं मौजूद थे, वो छुट्टी पे थे। आज ये हुआ कि जजमेंट नहीं तैयार हो पाया, जिसके कारण फैसला नहीं आया। हालांकि इरफान सोलंकी की मुश्किलें अभी भी बरकरार हैं, क्योंकि इरफान सोलंकी लंबे समय से महाराजगंज जेल में बंद हैं। और जैसे ही उनको ये लगता है कि आज मेरे मामले में फैसला आएगा, लेकिन एक नई तारीख मिल जाती है उन्हें, तो ऐसे में फिर अब उन्हें इंतजार करना होगा, क्योंकि अब उन्हें 4 तारीख अगली दी गई है कि उनका फैसला आएगा। ऐसे में जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, या ये कह लें कि इरफान सोलंकी के समर्थक हैं, उनमें भी मायूसी है। और उनका ये कहना है कि ये जो डेटें हैं, ये तारीखें हैं, जानबूझ के लेट की जा रही हैं कि उनका फैसला नहीं आ पा रहा है। जी, अगर बात की जाए तो रिजवान आज जब पहुंचते तो उन्होंने कहा कि रमज़ान में हमें गिफ्ट मिलेगा, हमें चीज़ें अच्छी मिलेंगी, अच्छा फैसला होगा, हम दोनों भाई बेगुनाह हैं। लेकिन इनके अलावा जो और भी जेल में बंद है, चाहे वो शौकत पहलवान की बात हो, इस्माइल आटेवाले की बात हो, ऐसे तमाम जो लोग और जेल में हैं, उन पर फैसले को लेकर क्या हुआ? क्योंकि पिछली बार तो एक जमानतगिर का शायद बॉन्ड या कुछ दिक्कतें थी, इस वजह से फैसला नहीं आ पाया था। देखिए, उनकी जो जमानतें हैं वो ऐसे ये समझिए तारीखें उनकी सुनी जा रही है, लेकिन जो उनके कागजी कार्रवाई थी वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमियां होने के कारण उन पर अभी फैसला नहीं आ पा रहा है। लेकिन मेन जो है वो इरफान सोलंकी की तरफ लोग देख रहे हैं कि जल्द से जल्द इरफान सोलंकी के मामले में फैसला आए, क्योंकि लंबे समय से इरफान सोलंकी जेल में और उनके समर्थक सिर्फ अभी इरफान सोलंकी को देखने का प्रयास कर रहे हैं। जी, ये तमाम जानकारी के लिए अमित बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कानपुर से खबर है, विधायक इरफान सोलंकी पर फैसला टला। खबर अमरोहा से है। अमरोहा पहुंचे राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी। भाजपा प्रत्याशी कुंवर सिंह तंवर का किया समर्थन। अमरोहा पहुंचे राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी। भाजपा प्रत्याशी कुंवर सिंह तंवर का किया समर्थन। तंवर के पक्ष में कार्यकर्ताओं से की मत की अपील। अमरोहा के शकरपुर गांव में सभा को किया संबोधित। अमरोहा पहुंचे राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी। भाजपा प्रत्याशी कुंवर सिंह तंवर का किया समर्थन। तंवर के पक्ष में कार्यकर्ताओं से की मत की अपील।
अमरोहा के शकरपुर गांव में सभा को किया संबोधित। अमरोहा पहुंचे राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी। भाजपा प्रत्याशी कुंवर सिंह तंवर का किया समर्थन। तंवर के पक्ष में कार्यकर्ताओं से की मत की अपील। अमरोहा के शकरपुर गांव में सभा को किया संबोधित। अमरोहा पहुंचे राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी। भाजपा प्रत्याशी कुंवर सिंह तंवर का किया समर्थन। तंवर के पक्ष में कार्यकर्ताओं से की अपील। अमरोहा के शकरपुर गांव में सभा को किया संबोधित। खबर लखनऊ से है। ट्रेन से सफर कर रहे 4 रोहिंग्या अरेस्ट। यूपी एटीएस ने 3 महिलाओं समेत एक युवक को किया गिरफ्तार। लखनऊ से खबर। ट्रेन से सफर कर रहे 4 रोहिंग्या अरेस्ट। यूपी एटीएस ने 3 महिला एक युवक को किया गिरफ्तार। मूल रूप से म्यांमार के रहने वाले हैं रोहिंग्या। कूट रचित दस्तावेज बनवा कर रहे थे रोहिंग्या। म्यांमार से बांग्लादेश के रास्ते भारत पहुंचे थे रोहिंग्या। एटीएस ट्रेन से असम से दिल्ली जा रहे थे रोहिंग्या। एटीएस की टीम गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी। ट्रेन से असम से दिल्ली जा रहे थे रोहिंग्या। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हमारे शिवा शर्मा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। शिवा, यूपी एटीएस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 4 रोहिंग्या जो रह रहे थे उन्हें गिरफ्तार किया। बिल्कुल विशाल, उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिज्म स्क्वाड को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि कुछ बाहरी लोग जो भारत का निवासी बन करके प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, फर्जी जो दस्तावेज हैं, फर्जी दस्तावेज के आधार पर वो खुद को भारत का निवासी बताते हैं, उन लोगों की तलाश चल रही थी। और ये लोग, चारों लोग, जिसमें 3 महिलाएं और एक युवक है, आसाम से नई दिल्ली जा रहे थे और एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चलने इनको ट्रेन से ही गिरफ्तार किया है। जब लखनऊ मुख्यालय इनको स्क्वाड के कार्यालय लाया गया है तब इनसे पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ कि ये सभी लोग भारत के निवासी नहीं बल्कि म्यांमार के रहने वाले हैं और पिछले कुछ समय पहले ये लोग म्यांमार से बांग्लादेश और फिर बांग्लादेश से भारत आए थे और यहाँ पर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, फर्जी तरीके से इन्होंने सारे दस्तावेज बनवाए और खुद को भारत का नागरिक बता करके यहाँ पर रहने लगे। क्योंकि एंटी टेररिज्म स्क्वाड लंबे समय से रोहिंग्या के खिलाफ एक अभियान चला रही है और सभी को पकड़ने का काम कर रही है जो मूल रूप से भारत के रहने वाले नहीं है और बाहर के रहने वाले लोग हैं जो खुद को भारत का निवासी बताते हैं। ऐसे में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें आमिर हमजा, मीना जहां, सुकुरा बेगम और ओनारा बेगम, ये चारों लोगों को यूपी एटीएस की टीम ने अरेस्ट किया है और फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है और जरूर जानने की कोशिश करेगी यूपी एटीएस की टीम कि पहले से इनके जो स्टाफ के लोग हैं वो लोग कहां कहां रह रहे हैं और किन लोगों के मदद से इन्होंने फर्जी दस्तावेज, भारत के दस्तावेज बनवाए। क्योंकि सबसे बड़ा काम यही होता है कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति अगर भारत के अंदर किसी भी राज्य के अंदर रह रहा है तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि जाली एजेंसी के माध्यम से कौन लोग दस्तावेज बनवा लेते हैं कि आधार कार्ड और पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे जो दस्तावेज होते हैं वो मूल रूप से लोगों की पहचान बताते हैं। तो ऐसे में उनका गलत इस्तेमाल करना तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रद्रोह के कानून में आता है और ऐसे लोगों की तलाश है वो यूपी एटीएस की टीम करेगी। फिलहाल इन चारों लोगों से पूछताछ की जाएगी और यूपी एटीएस के जो अफसर है उनका साफ तौर पर कहना है कि विवेचना में जो भी बातें सामने आएंगी, जिन लोगों के नाम सामने आएंगे वो मीडिया से जरूर शेयर किए जाएंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शिवा आपका। तो म्यांमार से बांग्लादेश के रास्ते भारत आए थे ये रोहिंग्या। खबर बागपत से है। बागपत में दूसरे चरण का नामांकन आज से शुरू। प्रशासन ने किए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। कलेक्ट्रेट परिसर छावनी में तब्दील। ढोल नगाड़ों व जुलूस पर पूर्णतः रहेगी पाबंदी। प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कलेक्ट्रेट परिसर छावनी में तब्दील। ढोल नगाड़ों व जुलूस पर पूर्णतः रहेगी पाबंदी। प्रशासन ने किए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। जिला कलेक्ट्रेट पर होगा लोकसभा चुनाव का नामांकन।
प्रशासन ने किया सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम, कलेक्ट्रेट परिसर छावनी में तब्दील। खबर रायबरेली से है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल की गुंडाई, कर्मचारी व उनके परिजनों से की अभद्रता व मारपीट। रायबरेली से खबर, कर्मचारी व उनके परिजनों से की अभद्रता व मारपीट। कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों से भी की बदसलूकी। पीड़ित ने डीएम की चौखट पर लगाई न्याय की गुहार। के न्यूज ने अभद्रता का वीडियो किया कैमरे में कैद। डीएम ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए। प्रिंसिपल पर सर्विस बुक व अन्य सामग्री न देने का आरोप। ये वो तस्वीरें हैं जब के न्यूज़ संवाददाता वहाँ पर पहुंचे और प्रिंसिपल से जानकारी लेने की कोशिश की तो किस तरीके से अभद्रता नहीं की करने गई दीजिए, और हम उनकी रिकॉर्ड कर रहे हैं, करने दीजिए, आप रिकॉर्ड जो तस्वीरें हैं। करने दीजिए, करने दीजिए, करने दीजिए, करने दीजिए। मीडिया से कर रहे हैं वो ना, तो कर लीजिए। लगाइए आप भैया, कैमरा ऑन करो। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता केशवानंद शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। केशवानंद, क्या है कुछ पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, पूरा मामला रायबरेली जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का है, जहां पर उन्हीं के ही आईटीआई में कार्यरत जो एक प्यून थे, उनका जो है प्रमोशन हुआ है। वो प्रिंसिपल पद पे उनका प्रमोशन हुआ, जहां पे उनको चार्ज लेना था, लेकिन उन्हें फरवरी महीने से लगातार उनके व उनके परिजनों को दौड़ाया जा रहा है। और यहाँ पे जो वर्तमान में प्रिंसिपल हैं, उनके द्वारा जो है चार्ज नहीं दिया जा रहा। वहीं आज पीड़ित परिवार ने मीडिया से न्याय की गुहार लगाई थी, जिस पूरे मामले को लेकर के मीडिया जो है औद्योगिक संस्थान पहुंचती है और वहीं से जो उनके प्रधानाचार्य हैं अवधेश कुमार श्रीवास्तव, उनसे पूरे मामले को लेकर के पूछताछ कर मतलब बयान लेने जाती है कि आखिर की क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस लिए इन्हें चार्ज नहीं दिया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के जब बात किया जाता है तो उनकी जो है जो वहाँ के मीडिया कर्मी होते हैं, उनसे जो है अभद्रता होती है, उनसे काफी गुंडाई की जाती है। उन्होंने अपने जो स्टाफ है उनको भी बुला करके मीडिया कर्मियों से गुंडाई करने व अभद्रता करने का प्रयास किया है, जिसका पूरा कैमरा जो वीडियो है वो के न्यूज के कैमरे में कैद हो गया है। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर के जब रायबरेली जिला अधिकारी हर्षिता माथुर से बात की गई तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जी, जानकारी के लिए केशवानंद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे थे, यहाँ के न्यूज़ के संवाददाता के साथ अभद्रता करते नजर आए हैं राजकीय प्रशिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल। खबर बहराइच से, इंडो नेपाल के रूपीडीहा बॉर्डर पर बड़ी सफलता मिली। एसएसबी ने नेपाली महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। एसएसबी ने नेपाली महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से चरस की बड़ी खेप बरामद। 7 किलो 400 ग्राम चरस की बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ बताई जा रही कीमत। बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान मिली सफलता। शिमला शहर में चरस डिलीवर करने की कबूली बात। नेपाल राष्ट्र के जिला रुकुम निवासी बताई जा रही है महिला। बहराइच इंडो नेपाल के रूपीडीहा बॉर्डर पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरोपी के पास से चरस की बड़ी खेप बरामद। 7 किलो 400 ग्राम चरस की बरामद।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ बताई जा रही कीमत। बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान मिली सफलता। शिमला शहर में चरस डिलीवर करने की बात कबूल है महिला तस्कर ने। मध्य प्रदेश के झाबुआ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। वीर सिंह भूरिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मेघनगर तहसीलदार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ है। झाबुआ से इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस के विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वीर सिंह भूरिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मेघनगर तहसील में किया नामांकन। कांग्रेस विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वीर सिंह भूरिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। छत्तीसगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। कांकेर के कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन फॉर्म भरा है। वीरेश ठाकुर ने पहले ही दिन लिया नामांकन फॉर्म। वीरेश ठाकुर ने पहले ही दिन लिया नामांकन फॉर्म। भोजराज नाग के प्रतिनिधि ने भी खरीदा नामांकन फॉर्म। कांकेर कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर खरीदा नामांकन फॉर्म। भोजराज नाग के प्रतिनिधि ने भी खरीदा नामांकन फॉर्म। कांकेर कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर खरीदा नामांकन फॉर्म। 4 अप्रैल को है नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि। 26 अप्रैल को कांकेर लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान। कांकेर से खबर, कांग्रेस प्रत्याशी ने लिया नामांकन फॉर्म। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री एवं बाड़मेर जैसलमेर बालतोरा से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी कैलाश चौधरी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसको लेकर बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में नामांकन सभा की तैयारी चल रही है। नामांकन सभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, प्रदेश भाजपा चुनाव सह प्रभारी विजय ताई राठकर और राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत शिरकत करेंगे। भाजपा लोकसभा मीडिया प्रभारी रमेश सिंह इंदा ने बताया कि कार्यक्रम के मुताबिक पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, प्रदेश भाजपा चुनाव सह प्रभारी विजया ताई राठकर और राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत या बाड़मेर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के नामांकन पक्ष में सम्मिलित होंगे। उस विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर हम सभी की भागीदारी हो, तो इसलिए मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सब कल पधार कर और मुझे आशीर्वाद दें। नमस्कार। बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के सभी मेरे परिवारजनों, डीडवाना इंडिया गठबंधन करने के बाद आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल डीडवाना पहुंचे। इस दौरान डीडवाना में हनुमान ने बेनीवाल का रोड शो पहुंचा तो जगह जगह ट्रैफिक जाम हो गया। वहीं हनुमान बेनीवाल का रोड शो अंबेडकर सर्किल पहुंचा, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्पमाला चढ़ाकर उन्हें नमन किया गया। वहीं बेनीवाल के कार्यकर्ताओं द्वारा बेनीवाल का छायाचित्र, वीर तेजाजी महाराज का छायाचित्र दुपट्टा पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। हनुमान बेनीवाल के साथ में डीडवाना के पूर्व विधायक चेतन डूडी व पूर्व विधायक महेंद्र चौधरी, विधायक रामनिवास मकराना, विधायक जाकिर हुसैन साथ में मौजूद रहे। बहुत जबरदस्त माहौल है। एक तरफा चुनाव है। चुनाव नागौर की जनता लड़ रही है, सर्व समाज लड़ रहा है, नागौर का नौजवान लड़ रहा है। वो इस बार राजस्थान का नौजवान बदलाव के मूड में हम चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन को बड़ी सफलता राजस्थान में मिले। मैं नागौर के अंदर भी
ये जवान और हम मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, बाहर भी प्रचार करने जाऊंगा। और नागौर के अंदर हम विकास के नाम से वोट मांगे कि 5 साल के अंदर मेरा कार्यकाल दिल्ली में कैसा रहा। 5 साल किसान के लिए सत्ता छोड़ी, जवान की लड़ाई लड़ी, बढ़ती महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था, कई बजरी माफिया का आतंक को हर जगह अनुमान बेनीवाल आम आदमी गरीब आदमी के सड़कों पर लड़ता रहा। और दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर नागौर और राजस्थान का सम्मान बढ़ाया। नागौर की जनता ऐसा शासन चाहती है जिसका नाम अगर ले तो देश में छाती चौड़ी करके कहे लोग कह रहे आपका एमपी तो बहुत मजबूत है। खबर हनुमानगढ़ के नौहार से है, जहां लोकसभा आम चुनाव 2024 स्वीप गतिविधियों के तहत पंकज गढ़वाल सहायक रिटर्निंग अधिकारी नौहार के निर्देशन में स्वीप टीम नौहार ने 28 मार्च को मोहनलाल साहिवाल स्मृति बीएड शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय नौहार में रन फॉर पोल मैराथन का आयोजन किया। रन फॉर पोल मैराथन स्वीप कार्यक्रम में स्वीप प्रकोष्ठ टीम नौहर ने मोहनलाल साहिवाल स्मृति बीएड शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय में 100 से अधिक विद्यार्थियों को नैतिक मतदान की शपथ दिलाई तथा भारत निर्वाचन आयोग के सी विजिलेंस ऐप, KYC ऐप, VHA ऐप तथा सक्षम एप्लीकेशन डाउनलोड करवाकर जागरूक किया गया। पूरा होया जवान 100% हो मतदान, तभी बनेगा देश महान। 100% हो मतदान, तभी बनेगा देश महान। नर हो या नारी, मतदान सबकी जिम्मेदारी। नर हो या नारी, नर हो या नारी, मतदान सबकी जिम्मेदारी। नर हो या नारी, मतदान सबकी जिम्मेदारी। पूरा हो या। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां अभय सिंह चौटाला ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये लोग 400 पार की बात कर रहे हैं, मगर देश व प्रदेश की हालत बुरे कर दिया। हालत यह बना दिया है कि हर वर्ग खिलाफत कर रहा है। ये 400 पार की बात कर रहे हैं, पर इनके पास उम्मीदवार तक नहीं है। दूसरे दल के नेताओं को ईडी और एजेंसियों का डर दिखाकर अपने खेमे में शामिल किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी नवीन जिंदल आधा घंटे पहले कांग्रेस में थे, मगर डरा धमकाकर उनको भाजपा में शामिल करा लिया गया। और पूरे थानेसर विधानसभा क्षेत्र से आए हुए कार्यकर्ता साथियों, दोस्तों, आपने सदैव चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में विश्वास रखते हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में संघर्ष किया है। जब जब भी पार्टी नेतृत्व का कोई आदेश आया, चाहे वो जिला स्तर का धरना प्रदर्शन था, चाहे वो प्रदेश स्तर का कोई आंदोलन था, तो थानेसर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की हमेशा अहम भूमिका रही है। जो आज के मौजूदा हालात हैं, तो गरीब किसान कमेरे की आवाज को बुलंद करने का अगर कोई काम कर सकता है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। हम हमेशा से देखते हैं कि विधानसभा में अगर हमारे हकों की आवाज को उठाने का कोई काम करता है, हरियाणा प्रदेश के असली मुद्दों को अगर कोई उठाने का काम करता है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। तो आज थानेसर की जनता की बात करूंगी और समस्त कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करूंगी कि चुनाव सिर पर है और थानेसर की जनता के साथ, कुरुक्षेत्र लोकसभा के साथ जिन लोगों ने गलत किया है, आज हमारे आदरणीय नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहाड़ के सुलगते सवाल, सियासत की बदली चाल और ज्वलंत मुद्दों पर देवभूमि का दंगल सिर्फ के न्यूज इंडिया पर।
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है। इस रमज़ान के महीने में नमाज पढ़ने का बहुत महत्व होता है। नमाजियों द्वारा सर पर टोपी लगाकर नमाज पढ़ी जाती है, इसलिए नमाज के दौरान टोपी लगाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पाक महीने में इबादतगारों के लिए एक से बढ़कर एक सुंदर टोपी बाजार में उपलब्ध है, जिसमें से ईरानी टोपी सबसे ज़्यादा पसंद की जा रही है, क्योंकि दूसरी टोपियों के मुकाबले यह बेहद खूबसूरत होने के साथ ही बेहद आरामदायक भी होती है, जो लोग भी को बहुत पसंद आ रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। इस्लाम धर्म के मुताबिक मुसलमानों के लिए नमाज अदा करते समय अपना सिर ढकना जरूरी माना गया है। इस वजह से 11 मार्च से शुरू हुए रमजान के पवित्र महीने में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में तैयार की जा रही ईरानी टोपियों की मांग काफी बढ़ गई है। हमारे पास अलग अलग तरह की टोपी हैं, हर जगह की टोपी है। इन दौरान जो है रमज़ान में असल में टोपियों का महत्व ज़्यादा होता है और ज़्यादा पहनी जाती है, क्योंकि नमाज ज़्यादा लोग इबादत करते हैं रमज़ान में, तो टोपी लगाना एक वो है कि आपको टोपी लगा के नमाज़ पढ़नी है, तो टोपी का क्रेज़ बढ़ जाता है। प्लस रमज़ान में कुछ नई नई टोपी आती है, उसमें एक ईरानी टोपी है जो सबसे ज़्यादा स्पेशल होती है और सबसे ज़्यादा अलग चलती है। वो ईरानी टोपियों को खरीदने वाले लोगों का कहना है कि ये टोपी गर्मियों में बहुत आरामदायक होती हैं। इसके अलावा ये जल्दी से फटती भी नहीं है। टोपी खासियत ये है कि ये बहुत कंफर्टेबल है और गर्मियों में तो ये बहुत ही आसान है, मतलब इतना सुकून मिलता है पहन करके, पता ही नहीं लगता कि हम इतनी टोपी पहने हुए हैं इसमें। तो ये टोपी तो इतनी बढ़िया है कि लोग पूछते हैं भाई ये टोपी लेकर कहाँ से आए हैं, और इसकी बनावट और इसकी खूबसूरती इस तरीके से है कि मतलब सब लोग पूछते हैं भाई ये टोपी है किस चीज़ की, और इसी वजह से ये थोड़ी कॉस्टली भी है और हर दुकानदार इस टोपी को रख भी नहीं पाता। तो उस ईरानी टोपी में खास बात ये रहती है कि वो हैंडमेड रहती है, फिनिशिंग बहुत अच्छी रहती है। हैंडमेड के साथ जो उसकी क्वालिटी है और चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा उम्दा, बहुत ही हाईएस्ट क्वालिटी की होती है और फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है उसकी। अच्छा, तो अगर बात करें कीमत की, तो क्या कीमत की टोपी? उसकी स्टार्टिंग 850 से लेकर 2000 तक जाती है। टोपी बनाने वाली दुकान के मालिक का दावा है कि उनके यहाँ 12-13 तरह की टोपी मिलती हैं। इसी वजह से उनकी दुकान पर रमजान के महीने में खरीदारों की भीड़ लगी रहती है। ये बहुत अच्छी लगी। प्रसिद्ध लेखक और विचारक डॉक्टर शैलेश भाई ठाकर ने 64 किताबें लिखकर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसके लिए उन्होंने लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह भी बना ली है। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रसिद्ध लेखक और विचारक डॉक्टर शैलेश भाई ठाकर ने केवल एक साल में 64 किताबें लिखकर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। इसके लिए उन्हें लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिल गई है। मूल रूप से अहमदाबाद के रहने वाले डॉक्टर ठाकर ने 100 मल्टीनेशनल कंपनियों और 400 नेशनल कंपनियों में मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी है। इसके अलावा उन्होंने लगभग 550 सॉफ्ट स्किल लोगों को ट्रेनिंग भी दी है। सेल्फ मैनेजमेंट पर कुल 121 किताबें लिखी हैं। उन्हें इतनी किताब लिखने की प्रेरणा जापानी अध्यात्मवादी रयूहो ओकावा की जीवनी से मिली। मैं संतों की तालीम में लगा हुआ हूँ, प्रशिक्षण करता हूँ, और उसी में ख़त्म होने के बाद स्वामी ने कहा कि साहब आपने तो बताया पर कुछ लिखा नहीं, आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं किया। दूसरे दिन सुबह में मैं जापानी स्पिरिचुअल गुरु ओकावा है उनकी बायोग्राफी पढ़ा, और उन्होंने साल में 52 वीक्स होते हैं तो 52 किताबें लिखी। तो स्वामी का कहना, ओकावा का पढ़ना, उसके बाद मैंने भी एक यादी बनाई, इंडेक्स बनाया, और इंडेक्स धीरे धीरे बढ़ता गया करके 64 बुक्स पे खत्म हुआ। डॉक्टर ठाकर को 250 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इतने पुरस्कार और सम्मानों की वजह से डॉक्टर ठाकर मैनेजमेंट की दुनिया का बड़ा नाम बन गए हैं। राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। इस बार आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स सबसे संतुलित टीम के रूप में उभर रही है। पिछले सीजन में असफल रहने के बावजूद राजस्थान रॉयल्स एक बार फिर चैंपियन बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। इस बार आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स सबसे संतुलित टीम के रूप में उभर रही है। पिछले सीजन में असफल रहने के बावजूद राजस्थान रॉयल्स एक बार फिर चैंपियन बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है।
यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर और कप्तान संजू सैमसन के साथ साथ फिनिशर ध्रुव जुरैल की मौजूदगी से राजस्थान रॉयल्स की टीम काफी मजबूत नजर आती है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आखिरी मैच में शुरुआती चुनौतियों के बावजूद संजू सैमसन ने शानदार 82 रन की पारी खेली थी। इसी पारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स को 20 रन से जीत मिली थी, जिसके बाद से टीम का जोश काफी हाई है। अनुभवी स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट की स्पीड और डेप्थ ओवर में संदीप शर्मा की किफायती गेंदबाजी से राजस्थान रॉयल्स के काफी काम आ रही है। राजस्थान रॉयल्स का अगला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होना है। राजस्थान रॉयल्स ने जीत से आईपीएल में आगाज किया है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स पहला मैच हार गई है। इस वजह से 28 मार्च को होने वाला ये मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चैत्र माह की पहली यात्रा में चिंतामन गणेश मंदिर में श्रद्धालु पहुंचे। इस महीने में गुड़ी पड़वा से नए साल शुरू होता है। गजानन गणपति के प्रथम उपासक हैं और यही कारण है कि चैत्र माह में इस प्राचीन स्थान पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। बुधवार को चैत्र मास की पहली यात्रा में लगी सुबह 5 बजे मंदिर के पट खुले। इसके बाद भगवान चिंतामन गणेश का अभिषेक पूजन कर पूर्ण स्वरूप में विशेष श्रृंगार किया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। बुधवार को चैत्र माह की पहली यात्रा में हिस्सा लेने के लिए देश भर से हजारों श्रद्धालु मध्य प्रदेश के उज्जैन के प्रसिद्ध चिंतामन गणेश मंदिर में पहुंचे। इस मंदिर में भगवान के 3 स्वरूप हैं, चिंतामन गणेश, इच्छामन गणेश और सिद्धि विनायक। चैत्र मास में प्रत्येक बुधवार को जत्रा महोत्सव मनाया जाता है। भगवान चिंतामन गणेश जी के यहाँ चैत्र मास में जो जितने भी बुधवार आते हैं, प्रत्येक बुधवार को, आज चैत्र मास का पहला बुधवार है। भगवान गणपति जी का प्रातः कपाट खुले, उसके पश्चात भगवान का अभिषेक पूजन, पंचामृत पूजन करने के पश्चात भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया। विशेष श्रृंगार के पश्चात भगवान को 56 भोग लगाया गया और महाआरती की गई। ऐसी कीर्तनती है कि यहाँ राम लक्ष्मण जानकी जी अपनी चिंता, इच्छा और सिद्धि के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने 3 स्वरूप में भगवान गणपति की पूजा स्थापना की, चिंतामण, इच्छामण और सिद्धि विनायक गणपति की। ऐसा माना जाता है कि शुभ मौकों पर मंदिर में दर्शन करने आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। ये चिंतामन गणेश जी है, उनका बहुत पहले से सुना था कि राम जी ने ये मंदिर बनवाया है। इधर पानी भी नहीं था कुछ, तो लक्ष्मण जी ने इधर बांध चला के पानी निकाला था। तो ये महिमा बहुत बार सुना है मैंने, तो फिर दर्शन के लिए आ गए। बढ़िया लगा, अच्छा लगा। चैत्र के महीने में गणेश जी को हम पहला धान हमारा यहीं चढ़ाते हैं, उसके बाद मंडी लगाते हैं और हम ग्राम बालरिया से आते हैं, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। यहाँ आते हर बुधवार आते हैं, हम सुबह आते हैं, पहले यहीं से शुरुआत होती है हमारी। मैं 20 साल से आ रही हूँ, हर मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पे चिंतामन गणेश मंदिर आने से। 5 जत्रा भराती है, अभी पहली जत्रा है ये। उज्जैन का चिंतामन गणेश मंदिर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है और लोगों का मानना है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास के दौरान यहाँ भगवान गणेश के दर्शन किए थे। और सीधे आपको चलते हैं दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट। ये उसके बाहर की तस्वीरें हैं। आज केजरीवाल पर फैसला सुरक्षित रखा गया था। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 28 मार्च से 31 मार्च तक प्रदेश में मौसम खराब बने रहने का अनुमान है। इस दौरान प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाएं। इस रिपोर्ट में देखिए। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के शिमला, कांगड़ा और कुल्लू समेत कई इलाकों में 28 से 31 मार्च तक बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा
कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में बदलाव आएगा। जैसे ये एक्टिविटी शुरू होगी 28 तारीख से, तो जो हमारे क्षेत्र हैं, मिडिल क्षेत्र हैं, कांगड़ा है, मंडी कुल्लू है, बिलासपुर हमीरपुर, फिर सोलन भी है, सिरमौर और शिमला, तो यहाँ पे देखिए थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की संभावना जरूर है और इसके चलते येलो अलर्ट जारी किया है। साथ में ओलावृष्टि भी हो सकती है और तेज़ हवाएं भी चल सकती है। और देखिए 30 तारीख को जो कुछ एक क्षेत्र है हमारे चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी, यहाँ एक दो स्थानों में हैवी रेनफॉल होने की संभावना है और इसके लिए अभी अलर्ट जारी किया है। शिमला में फिलहाल हल्की धूप के साथ बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने यहां तेज हवा और ओलावृष्टि का अनुमान लगाते हुए लोगों को आगाह किया है। इसी बीच लखनऊ से खबर, राज्यपाल की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। गुड फ्राइडे की राज्यपाल ने दी शुभकामनाएं। राज्यपाल ने प्रभु यीशु से साहस को याद किया। करुणा, संघर्ष व बलिदान का बधाई संदेश में जिक्र। प्रभु यीशु की मानवता के लिए याद किए जाते हैं। हम सभी को उनकी सेवा याद रखनी चाहिए। करुणा और शांति के संदेश से प्रेरणा लेनी चाहिए। राज्यपाल ने प्रभु यीशु के साहस को याद किया। लखनऊ से खबर, राज्यपाल की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। गुड फ्राइडे की राज्यपाल ने दी शुभकामनाएं। राज्यपाल ने प्रभु यीशु को याद किया। और इसी बीच बहराइच से खबर आ रही है, जनपद में नहीं थम रहा चोरों का आतंक। सीसीटीवी कैमरों का तार काट चोरी को दिया अंजाम। मदरसा आहुल उलूम में चोरों ने किया हाथ साफ। इन्वर्टर, बैटरी व नकदी पार चोरों ने किया हाथ साफ। एसपी के निर्देश पर पुलिस चोरियां रोकने में नाकाम। रामगांव थाना क्षेत्र के मेटू कहा चौराहे की यह घटना। रामगांव पुलिस के रात्रि गश्त के दौरान खुली पोल। सीसीटीवी कैमरों का तार काट चोरी को दिया अंजाम। बहराइच जनपद में नहीं थम रहा चोरों का आतंक। मदरसा आहुल उलूम में चोरों ने किया हाथ साफ। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फराज अंसारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फराज, बहराइच में चोरों का आतंक जारी है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, जनपद बहराइच के थाना रामगांव क्षेत्र में चोरों का हौसला बुलंद है और आए दिन जो है वो चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व प्रधान के घर पे एक बड़ी चोरी हुई थी जिसका पुलिस ने अभी खुलासा नहीं किया और एक रात में कई जगह चोरी की वारदात को अंजाम देने में पीछे नहीं हट रहे मनबल चोर। वहीं पुलिस कप्तान वीरेंद्र शुक्ला जो लगातार पुलिसिया गश्त के लेकर टाइट कर रही हैं और कहीं न कहीं जो है पुलिसिंग व्यवस्था सुधारने के लिए वो कोशिश भी कर रही है, लेकिन उनके मातहत सुधरने का नाम नहीं ले रहे, जिसमें आए दिन चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फराज आपका। रामगांव पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। सीसीटीवी कैमरों का तार काट कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी कैमरों का तार काट चोरी को दिया अंजाम। और इसी बीच दिल्ली से खबर आ रही है, एलजी जेल से सरकार नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है।
केजरीवाल ने कहा। जनता इसका जवाब देगी। केजरीवाल को कोर्ट में किया गया पेश। दिल्ली से खबर, एलजी जेल से सरकार नहीं चलेगी, ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है। जनता इसका जवाब देगी। दिल्ली से खबर, एलजी जेल से सरकार नहीं चलेगी। केजरीवाल ने कहा कि ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है। केजरीवाल को कोर्ट में किया गया पेश। दिल्ली से खबर, एलजी जेल से सरकार नहीं चलेगी। जनता इसका जवाब देगी। केजरीवाल को कोर्ट में किया गया पेश। दिल्ली से खबर, एलजी जेल से सरकार नहीं चलेगी, ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है। केजरीवाल। केजरीवाल को कोर्ट में किया गया पेश। जनता इसका जवाब देगी। केजरीवाल।